हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडो चाइना। बेसिकली इंडो चाइना जो है वो 3 टेरिटरी से मिलके बना है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। तो सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ वियतनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखेंगे किस तरीके से वियतनाम के लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ गलत हो रहा है, कौन सी कंट्रीज थी वहाँ पर रूल कर रही थी, ठीक है, जिसके कारण जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये पूरा वियतनाम का मैप है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ ये सिटी है, ये स्टेट है, हनोई वगैरह, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये लाओस है और ये कंबोडिया है, ठीक है। वियतनाम को जो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस मिला था फ्रांस से 1945 में, बट लेकिन 3 डिकेड्स लग गए थे उसको एक नेशन कंट्री बनने में। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना। जो वियतनाम था वो सबसे पहले चाइना के कंट्रोल में था, वहाँ पर चाइनीज़ कल्चर ही फॉलो किया जाता था। बट लेकिन जब उसके बाद फ्रांस आए, फ्रांस ने चाइना को हरा दिया और उसके बाद उन्होंने अपना कंट्रोल स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं कि चाइना से कंट्रोल से बाहर आ गया वियतनाम, तो उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया पास्ट में क्या था, वहाँ पर चाइनीज़ डायनेस्टी रूल करती थी वियतनाम में और चाइनीज़ कल्चर ही फॉलो किया जाता था, ठीक है। अब जब इंडिपेंडेंट नेशन कंट्री बन गया वियतनाम, उसके बाद भी नॉर्दर्न और जो सेंट्रल पार्ट था वियतनाम का, वहाँ पर चाइनीज़ डायनेस्टीज ही अभी भी रूल कर रही हैं और वहाँ पर चाइनीज़ कल्चर ही फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, चाइनीज़ कल्चर ख़त्म हो गया, वहाँ पे डायनेस्टी ख़त्म हो गई। उसके बाद फ्रांस, जापान एंड यूएस एक एक करके आए और उन्होंने अपना वहाँ पे रूल करना चाहा, कहाँ पे, वियतनाम में। कॉलोनियल डोमिनेशन बाय फ्रेंच, फ्रेंच ने किस तरीके से कॉलोनियल डोमिनेशन किया, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो फ्रेंच की ट्रूप्स थी वियतनाम में 1858 में आई थी चाइनीज़ आर्मी को हराने के बाद। चाइनीज़ और फ्रांस के बीच में एक वॉर हुआ था, इसका नाम था फ्रैंको चाइनीज़ वॉर। उसके बाद जब फ्रांस ने हरा दिया चाइनीज़ को, उसके बाद फ्रांस ने पूरा कंट्रोल कर लिया अपना टोंकिन और एनएम पे, जो कि स्टेट है वियतनाम की। 1880 में क्या हुआ, जो नॉर्दर्न पार्ट है पूरा वियतनाम का, उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया किसने, फ्रांस ने। वाई द फ्रांस थॉट कॉलोनीज नेसेसरी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्रांस के पीपल ऐसा क्यों सोचते थे कि कॉलोनीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम उनका पॉइंट पढ़ते हैं। उनका मानना था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जिस भी कंट्री में तुम अपना कंट्रोल करने वाले हो, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो कुछ एसेंशियल गुड्स हैं, वहाँ की जो खासियत है, उन चीज़ों को अपने कंट्री में लेकर आओ, ठीक है। सेकंड, उनका मानना ये था कि जो एडवांस यूरोपियन थे, जो अपने आप को बहुत ही एडवांस समझते थे, उनका ये मानना था जो कि बैकवर्ड कंट्री थी, जो भी सिविलाइज नहीं थी, उन कंट्री का फ़ायदा उठाओ, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है और उनके जो एसेंशियल गुड्स हैं उनको अपनी कंट्री में लेकर आओ, जिससे कि फ्रेंच को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, शुड कॉलोनीज बी डेवलप्ड। जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने सोचा कि जैसे कि जिस कंट्री पे वो रूल कर रहे हैं वियतनाम में, वहाँ के जो लोग हैं उनको डेवलप करना चाहिए या नहीं, ठीक है। अब हम पॉल बर्नार्ड हैं, ठीक है, ये एक राइटर, एक पॉलिसी मेकर है। उनका ये मानना था कि जो इकोनॉमी है कॉलोनीज़ की, उसको डेवलप करना चाहिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनका मानना ये था कि अगर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और वहाँ की जो इकोनॉमी डेवलप्ड हो जाए, तो वहाँ के जो पीपल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है खरीदने लग जाएंगे। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, वहाँ की जो इकोनॉमी अच्छी बन जाएगी और जो प्रॉफिट किसको होगा, फ्रांस बिजनेस को, क्योंकि वहाँ पर जो है फ्रांस जो है जो कॉलोनीज़ की कंट्रीज थी उसके वहाँ का एसेंशियल गुड्स, नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ से ले जाते थे और वहाँ से अपना गुड्स बनाकर इसी कंट्रीज़ में आके बेचते थे, जिससे कि फ़ायदा किसको होने वाला था, फ्रेंच बिजनेस को। अगर वहाँ के लोग जो डेवलप्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो डेवलप्ड हो जाएंगे, अगर वो अच्छे होंगे तो उन पर अच्छा पैसा होगा, तो अच्छा डिमांड करेंगे गुड्स की, और जिससे कि फ़ायदा किसको होने वाला है, फ्रेंच बिजनेस को। बर्नर ने ये भी सजेस्टेड किया कि जो वियतनाम की जो इकोनॉमी है उसमें कुछ बैरियर्स है जिससे कि वो ग्रोथ नहीं कर सकती, जैसे कि वहाँ पर हाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा, एक तो क्या है, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और जो है इनडेप्टनेस अमंग द पीजेंट्स, जो पीजेंट जो है वो कर्ज में डूबे पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई टैक्स पे करना पड़ता था और इतना पीजेंट्स के पास होता नहीं था, तो वो जो कर्जा लेते थे दूसरे से, पीजेंट से, जिससे कि वो कर्ज में बिल्कुल डूबे पड़े थे। अब क्या कहा पोलनार बढ़ने, उनका अगर रूरल पॉवर्टी कम करनी है और एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना है तो लैंड रिफॉर्म जो है बहुत ज़रूरी है वियतनाम में, जैसे कि जापानीज़ ने किया था 1890s में, ठीक है। अब जो कॉलोनियल जो इकोनॉमी है, मतलब जो वियतनाम की जो इकोनॉमी है, सिर्फ वो 2 ही चीज़ पे बेस्ड है, जैसे कि राइस कल्टीवेशन और रबर प्लांटेशन। सिर्फ वहाँ पर यही 2 चीज़ अच्छी थी जिससे कि वहाँ पर इकोनॉमी बेस्ड थी, वहाँ पर उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं था वियतनाम में।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फ्रांच। किस तरीके से फ्रेंच पीपल ने डेवलपमेंट किया एग्रीकल्चर का वियतनाम में। उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, कैनाल्स बिल्ड करवाए थे और ड्रेनेज सिस्टम, जिससे कि वो है मेकोंग डेल्टा में कि एग्रीकल्चर इंक्रीज हो सके और इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो जाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो राइस प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज़ किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो एक्सपोर्ट है राइस का उसको अलाउ कर दिया कि तुम जाओ और एक्सपोर्ट करो राइस का इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे कि जो है वियतनाम की इकोनॉमी अच्छी हो जाए, क्योंकि अगर वो जब बाहर जाकर एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा किसकी कंट्री में आएगा, वियतनाम में, जिससे कि उनका डेवलपमेंट होगा। वियतनाम जो था वो 2/3 ऑफ इट्स राइस जो था प्रोडक्शन का वो एक्सपोर्ट होने लगा, ठीक है। 1931 में क्या हुआ, जो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया, कौन, वियतनाम, वर्ल्ड में। अब वहाँ का जो है फ्रेंच पीपल ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा कर दिया और ट्रांसपोर्ट भी अच्छा कर दिया, ठीक है, जिससे कि वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को मूव कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं अ ट्रांस इंडो चाइना रेलवे लाइन कनेक्टिंग द नॉर्थर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ वियतनाम। एक इंडो चाइना रेलवे लाइन बनाई गई थी जो कि नॉर्थ से लेके साउथ से कनेक्टेड थी, जिससे कि वो इजीली ट्रेड कर सके, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सके, नॉर्थ टू साउथ में, ठीक है। अब वियतनाम जो था वो लार्जर प्लांटेशन था रबर का, ठीक है, जिसके लिए इंडेंचर्ड लेबर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते थे रबर प्लांटेशन के लिए। अब देखते हैं कि इंडेंचर्ड लेबर कौन थे। इंडेंचर्ड लेबर इस तरह का के लेबर थे जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि वो उनके पास कोई भी राइट नहीं होंगे लेबर्स के पास एक तो, और जो सारा बेनिफिट्स होगा, जो भी प्रॉफिट या रिवेन्यू आएगा वो सारा किसके पास जाएगा, ओनर के पास जाएगा, ठीक है। और जो लेबर हैं वो अपनी मर्जी से काम नहीं छोड़ सकते जब तक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। जो फ्रेंच पीपल थे उनके दिमाग में कन्फ्यूजन थी कि किस तरीके से उनको, अगर जो है जिस पर रूल कर रहे हैं जिस कंट्री पर, उसको एजुकेशन देनी चाहिए या नहीं। इस तरीके हम देखते हैं। सबसे पहले जो फ्रेंच पीपल थे उनका यह मानना था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है सिर्फ वही एक तरीका है जो वियतनाम के पीपल है, लोकल पीपल, उनको सिविलाइज करने का, जैसे कि ब्रिटिश ने किया था इंडिया में सॉरी। अब जो एडवांस्ड यूरोपियंस थे उन्होंने ये सोचा कि ये इनकी ड्यूटी है यूरोपियंस की, जिससे कि वो मॉडर्न आइडियाज़ जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकें, किसमें, कॉलोनी में, मतलब वियतनाम में, चाहे उसके लिए उनको ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन है वियतनाम का, उसको क्यों ना डिस्ट्रॉय करना पड़े। अब देखते हैं कि फ्रांस जो है उसको एक जो डायलेमा उनके मन में चल रहा था कि कितना उनको एजुकेटेड देनी चाहिए वियतनाम को या नहीं। तो इस डायलेमा को उन्होंने सॉल्व किस तरीके से किया, उन्होंने सोचा अगर एक बार वियतनाम के पीपल एजुकेटेड हो गए तो फिर वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, किससे, कॉलोनियल डोमिनेशन से, मतलब फ्रेंच पीपल से, कि तुम हमारी कंट्री पे क्या कर रहे हो, हम पे क्यों रूल कर रहे हो अपना, ठीक है। तो वो उनको कोशिश करेंगे अपनी कंट्री से बाहर निकालने की। तो फिर जो फ्रांस पीपल थे जो कि वियतनाम में रह रहे थे, जो कि कॉलोन्स बोला जाता है उन्हें, उनको ये डर आ गया था अब कि अगर उनको एजुकेट करेंगे साथ साथ में तो उनकी जॉब ना चली जाए कहीं पे। अगर टीचर, शॉपकीपर, पुलिसमैन ये एजुकेटेड हो जाएंगे वियतनाम में, तो उनको डर था कि ये कहीं हमें ना मिलकर निकाल दें। टॉकिंग मॉडर्न। अब देखते हैं कि वियतनाम को मॉडर्न करने के लिए क्या बात की गई थी। जो फ्रांस थे एजुकेशन से रिलेटेड उन्हें एक प्रॉब्लम फेस की थी। उन्होंने देखा कि जो वियतनाम के पीपल हैं वो पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड है चाइनीज़ कल्चर से। उन्होंने सोचा अगर हमें अपनी पावर यहाँ पे लानी है वियतनाम में, फ्रेंच पीपल ने सोचा, तो उन्होंने सोचा कि चाइनीज़ जो इन्फ्लुएंस है वहाँ पर पूरी तरह से, वहाँ पर उनको पूरी तरह से बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, जिससे लोग जो है फ्रांस को अपना लें और जो चाइनीज़ का जो इन्फ्लुएंस है उसको बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब कुछ पॉलिसी मेकर ये कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो फ्रेंच कल्चर की जो सुपीरियरिटी है उन लोगों को पता लग सके। जैसे कि हमें इंडिया में क्या होता है, जिस लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो उनको कितना बुरा फील होता है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू उन्हें पता लगती है कि हाँ हमें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि इस तरीके से वहाँ पे भी लोगों के अंदर जो है सुपीरियरिटी आ जाएगी, ये वो सोचेंगे कि फ्रेंच कल्चर कितना अच्छा है, हमें नहीं आता, तो उसको सीखने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों ने सजेस्टेड किया जो वियतनाम है वो लोअर क्लासेस में बोली जानी चाहिए और जो फ्रांच है वो हायर क्लासेस में, ठीक है। अब लोगों ने क्या कंडीशन रखी फ्रेंच पीपल ने, उन्होंने कहा जो भी फ्रेंच को लर्न करेगा लैंग्वेज को और जो फ्रेंच कल्चर को अपनाएगा तो उसको फ्रेंच सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है, एज अ गिफ्ट उसको रिवॉर्डेड किया जाएगा। अब जो वियतनामीज थे उनको इनरोल किया जा रहा था स्कूल्स में
उनमें से सिर्फ कुछ बच्चों को ही पास किया जा रहा था एग्जामिनेशन में, जिसमें कि 2/3 ऑफ स्टूडेंट थे उनको फाइनल ईयर में फेल किया जा रहा था, जिससे कि वो क्वालिफाई नहीं हो सके और उनको अच्छी जॉब ना मिल सके। अब इसमें एक फ्रेंच पीपल ने ये सोचा कि वो सिर्फ उनको एजुकेटेड तो करेंगे, सिर्फ इतना एजुकेटेड करेंगे जिससे कि उन्हें वो एजुकेटेड लेबर मिल सकें। ठीक है, अगर वो ज़्यादा पढ़ लिए तो फिर वो उन पर क्वेश्चन करेंगे कि तुम हमारी कंट्री में हम पर क्यों रूल कर रहे हो। अब जो स्कूल्स में जो है जो बुक थी वहाँ पे उसमें क्या लिखा जा रहा था कि जो कॉलोनियल रूल है या फिर जो फ्रेंच जो उनके साथ कर रहे हैं उनको जस्टिफाई किया जा रहा था कि हाँ ये सब अच्छा है। लुकिंग मॉडर्न, अब देखते हैं कि वहाँ पे मॉडर्न क्या दिखाई दिया वियतनाम में। जो टोंकिन फ्री स्कूल था वो स्टार्ट किया गया था 1907 में वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए बच्चों को। अब स्कूल में उनको क्या इनकरेज किया जा रहा था, उनसे कहा जा रहा था कि तुम ना वेस्टर्न स्टाइल को एक्योपाइड करो, मतलब अपना जो कल्चर है उसको छोड़ दो, जैसे कि अपने शॉर्ट हेयर करना तुम स्टार्ट कर दो। ठीक है, बट लेकिन वियतनामीज को यहाँ पे जो है ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा ब्रेक डाउन हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ। उन्होंने सोचा कि हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं फ्रेंच पीपल, क्योंकि जो लॉन्ग हेयर रखना एक ट्रेडिशनल था उस टाइम पे वियतनाम में, और उन्हें लगा कि आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उनको ट्रेडिशन को ख़त्म करना चाह रहे थे, यहाँ से जो है रिवोल्ट करना स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं प्रोटेस्ट इन स्कूल, किस तरीके से स्कूल में प्रोटेस्ट हुआ टीचर्स और स्टूडेंट ने किया। जो टीचर्स थी और स्टूडेंट थे वो ब्लाइंडली जो फॉलो नहीं करते थे, करिकुलम जो थी फ्रेंच की उसको फॉलो नहीं करते थे पूरी तरह। जब टीचर बच्चों को पढ़ाती थी तो वो मॉडिफाई करती थी टेक्स्ट को, मतलब कि जो लिखा था उसको ये नहीं कहती थी कि सही लिखा है, उसको क्रिटिसाइज़ करती थी कि ये तो गलत लिखा है। ठीक है, अब 1920s में क्या हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टीज जो है स्टूडेंट बनाने लगे, जैसे कि यंग अनन। स्कूल जो था एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन गया था पॉलिटिकल और कल्चर बैटल्स के लिए। आगे जाके क्या हुआ, ये जो अगेन बैटल्स थे फ्रेंच के अगेंस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा आगे जाके बढ़ गई ये, जिससे कि इंडिपेंडेंस हुआ इन्हीं रिवॉल्ट की वजह से। जो वियतनाम थे उनको ये डर लगने लगा कि साथ में दोनों चीज़ का डर था कि वो उनके कल्चर भी खोते जा रहे हैं उनका, और वियतनामीज टेरिटरी, उनको लग रहा था कि अपनी टेरिटरी तो उनके कंट्रोल में जा रही है फ्रेंच पीपल के, तो जब उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट लेकिन जब उनको पता लगा कि उनके कल्चर को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं और वहाँ पर क्रिस्टियनिटी इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, तो जब उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ, तो उनके मन में ये डर आ गया कि अब हम अपनी टेरिटरी भी खोते जा रहे हैं, साथ में अपने कल्चर को भी खोते जा रहे हैं। हाइजीन, डिजीज़ एंड एवरीबडी रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब स्मॉल कुछ कुछ तरीके थे जहाँ पे कुछ काम हो रहे थे, जिस तरीके के जो कॉलोनाइज्ड मतलब एक्सप्रेस कर रहे थे अपना एंगर कॉलोनीज के अगेंस्ट, जो कि वहाँ पे रूल कर रहे थे। प्लेग्यू स्ट्राइक्स हनोई, ये हम देखते हैं। वियतनाम को मॉडर्न बनाने के चक्कर में उन्होंने ये डिसाइड किया फ्रेंच पीपल ने कि वो हनोई है जो कि फ्रेंच के जो मतलब वियतनाम का पार्ट है जो कि फ्रेंच के कंट्रोल में है, उसको रिबिल्ड कराएंगे। ठीक है, अब उन्होंने जो है हनोई उसको बहुत ही ब्यूटीफुली और क्लीन सिटी बना दिया एक सीवर सिस्टम के साथ जो कि कनेक्टिंग थी रिवर से। ठीक है, अब उन्होंने गलती यहाँ पे क्या करी, जो सीवर सिस्टम था उन्होंने कनेक्ट कर दिया किससे, रिवर से। अब वहाँ पे जो हैवी रेन्स हुआ करती थी या फिर ब्लड हुआ करती थी, फ्लड सॉरी, उसके कारण जो है नदियाँ भर जाती थी, जो सारा जो पानी है वो सीवर सिस्टम से निकलते हुए लोगों के घर में भरने स्टार्ट हो गया, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैल गई थी, जिससे कि क्रिएट हुआ बुबैनिक प्लेग, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। अब जो है सीवर जो था एक ग्रेट ट्रांसपोर्ट बन गया था, सिस्टम बन गया था रेड्स के लिए, जिससे कि वो जो उस वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होकर नदियों वगैरह जगह से लोगों के घरों में जो है वो चूहे आने लगे। द रेड हंट, अब हम देखते हैं कि रेड को मारने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो रेड हंट था वो स्टार्टेड किया गया था 1902 में। जो फ्रेंच थे उन्होंने वियतनामीज वर्कर को हायर किया और उनसे कहा कि तुम्हें रेड को पकड़ना है और उनको मारना है, एक तुम्हें रेड को मारने के लिए तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, अब जो वियतनाम के पीपल थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा अगर एक बार ये सारे रेड ख़त्म हो गए तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, उनको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो रैट को पकड़ते थे बट सिर्फ उनकी टेल ही काटते थे और उनको फ्रीली छोड़ देते। और उनका मानना ये था कि कुछ महीने बाद ही जो है जो रैट की टेल है वो बढ़ जाती है। अगर तो प्रूफ के चक्कर में उन्होंने कहा था कि फ्रेंच पीपल ने कि बस तुम्हें रैट को मारना है और प्रूफ में तुम्हें क्या करना है, उनकी टेल हमें दिखानी है कि तुमने उन्हें मार दिया। तो वो सिर्फ क्या करते थे, सिर्फ रैट को मारते नहीं थे, सिर्फ उनकी पूंछ ही काटते थे और उनको एज अ प्रूफ उनको दिखाते थे। ठीक है, बट लेकिन ये प्रोसेस जो था वो चलता रहा कुछ सालों तक। उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच पीपल को पता लग गया कि ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो उन्होंने इस पॉलिसी को हटा दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम रिलीजियन एंड एंटी कॉलोनिज्म, कि एंटी कॉलोनिज्म किस तरीके से स्टार्ट हुआ और वहाँ पे क्या रिलीजन जो थे लोग फॉलो करते थे वियतनाम में। ठीक है,
बुद्धिज़्म, कन्फ्यूजनिज्म एंड लोकल प्रैक्टिसेस, ये 3 जो थी वहाँ पे वियतनाम में रिलीजन फॉलो किए जाते थे। जैसे कि ये बुद्धिज़्म है, इनको फॉलो करते थे, और ये कन्फ्यूजनिज्म है, इनको फॉलो करते थे, ठीक है, इनकी प्रे करते थे, और कुछ लोकल प्रैक्टिसेस जो वहाँ पे करी जाती थी। अब फ्रेंच ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस कर दी वियतनाम में 18th सेंचुरी में। उसके बाद जो है इसी वजह से जो है रिलीजियस मूवमेंट जो है वहाँ पे होना स्टार्ट हो गए थे वियतनाम में। स्कूलर रिवॉल्ट्स ऑफ 1868। अब इस रिवॉल्ट में पढ़ते हैं कि इस रिवॉल्ट में क्या हुआ। ये जो रिवॉल्ट था, जो इंपीरियल कोर्ट के ऑफिशियल थे उनके द्वारा किया गया था, जो नागू एंड हातीन प्रोविंसेस है वहाँ पर ये किया गया था। इस रिवॉल्ट में क्या हुआ, जो थाउजेंड्स ऑफ कैथोलिक्स थे वो मारे गए थे। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो 3 लाख पीपल थे वो कन्वर्टेड कर दिए गए थे क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि वो डर के मारे कन्वर्टेड हो गए थे, क्योंकि लोग को अपने आप को मरने का डर था कि अगर वो नहीं कन्वर्ट होंगे तो वो मर जाएंगे, तो इस वजह से डर से वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। अब फ्रेंच पीपल जो है उन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट लेकिन जो अदर वियतनामीज थे वो इस रिवोल्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए और उन्होंने आगे कुछ करने की प्लानिंग बनाई। अब देखते हैं उन्होंने आगे कौन सा रिवोल्ट किए। हुआ हाओ मूवमेंट इन 1939 में ये मूवमेंट हुआ था। इसके फाउंडर थे हुन फू सो। ये जो हुन फू सो थे ये पुअर पीपल की हेल्प करते थे और ये क्रिटिसाइज करते थे, जैसे कि लोग बाग यूजलेस एक्सपेंडिचर करते हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, और ये अपोज करते थे, जैसे कि चाइल्ड ब्राइड को सेल किया जाता था और ग्रैम्बलिंग को, इन सबको अपोज करते थे, और जो कहते थे कि तुम ये शराब वगैरह मत पियो। जो फ्रेंच थे उन्होंने क्या किया, ये जो हुन फूसो थे फाउंडर थे इस मूवमेंट को, उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये तो पागल है, तो उनको मेंटल असाइलम भेज दिया गया था। ठीक है, अब ये जो है इनको फ्री कर दिया गया था 1956 में। फ्री करने के बाद जो है उनको लाओस भेज दिया गया और उनके जो फॉलोअर्स थे वो कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिए गए। कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता है, एक तरीके से जेल होता है जहाँ पे लोगों को बंदी बना कर रखा जाता है और वहाँ से उन पर काम किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, किस तरीके से वियतनाम जो है वो मॉडर्नाइज कंट्री दिखाई दिया। ठीक है, जो वियतनाम के पीपल थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि उन्हें अपना कल्चर एबोलिश करना चाहिए या नहीं, या फिर उनको वेस्टर्न कल्चर अडोप्ट करना चाहिए। तो इस जो यहाँ पे 2 तरीके के लोग दिखाई दिए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो एक तो ये थे वो चाहते थे कि वियतनाम कल्चर जो है उसको अपनाना चाहिए, ठीक है, और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको एबोलिश करना चाहिए, ठीक है। और दूसरे लोग ये थे वो कहते थे कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये हमें डेवलप करेगा, ठीक है, बट लेकिन उनको अपनी कंट्री पर रूल नहीं करवाना चाहिए। वहाँ के वो कहते थे कि उनकी कल्चर को फॉलो करो बट लेकिन उन पर अपने आप पर रूल मत करने दो। तो यहाँ पर जो है 2 तरीके के लीडर दिखाई दिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले थे फान बुई चाओ। फान बुई चाओ थे वो एक एंटी कॉलोनिज्म थे। एंटी कॉलोनिज्म का यहाँ पे मतलब है कि वो अगेंस्ट थे फ्रांस के, वो चाहते थे कि नहीं, उनको रूल नहीं करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई दान टूई हाउई में 1903 में, ठीक है। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पर बिक रही थी चाइना और वियतनाम में। अब नेक्स्ट लीडर पढ़ते हैं, कौन थे वो, फान चू त्रिन। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। फान चू त्रिन जो कि अगेंस्ट थे मोनार्की के, और उनके एक इच्छा थी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो इस्टेब्लिश करवाना चाहते थे, ठीक है। अब ये जो है ये सपोर्ट करते थे वेस्टर्न कल्चर को, बट लेकिन कॉलोनियल डोमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। उनका मानना था कि हाँ वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारी जो वियतनाम कंट्री है उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा, बट लेकिन उनको अपनी कंट्री पे हम ये गलत है कि वो हमारी कंट्री पर रूल कर रहे हैं, तो उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे। उन्होंने कहा, डिमांड करी फ्रांस से कि लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको डिमांड करी वो सेटअप कराई जाए लोगों के लिए, और जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप करा जाए। अब देखते हैं कि और क्या तरीके थे जो उस टाइम पर मॉडर्न होने के तरीके दिखा रहे थे वियतनाम को। जैसे कि अर्ली वियतनाम थे, उनके बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे जापान और चाइना से, ठीक है। वो जापान और चाइना से इन्फ्लुएंस हुए थे, उसी के इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने ये वॉर स्टार्ट करी थी फ्रेंच के अगेंस्ट। अब देखते हैं किस तरीके से पढ़ते हैं हम कि पहले वो किस तरीके से जापान से इन्फ्लुएंस हुए, फिर हम पढ़ेंगे कि वो चाइना से किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुए। जापान, अब हम देखते हैं कि जापान से वो किस तरीके से, जो वियतनाम पीपल थे किस तरीके से वो उनसे इन्फ्लुएंस हुए। तो जापान जो थी अपने आप से एक मॉडर्नाइज्ड कंट्री थी, और जो एक वेस्ट साइड से उनके ऊपर कॉलोनियल डोमिनेशन करने के लिए आए थे लोग, बट लेकिन उन्होंने इस तरीके से ये होने नहीं दिया, उन्हें भगा दिया। और जो जापान और रशिया के बीच में एक वॉर हुई थी 1907 में, इसमें जापान जो था वो जीत गए। तो ये भी उनकी जो इसमें दिखाता है कि उनकी मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी, तो इस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस हुए थे वियतनाम जापान की। तो उस टाइम पर उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, गो ईस्ट मूवमेंट। गो ईस्ट मूवमेंट में क्या हुआ, जो
300 पीपल थे, वियतनाम के स्टूडेंट थे, उनको जापान भेजा गया पढ़ने के लिए 1907 की मॉडर्न एजुकेशन एक्वायर करने के लिए। उनका ये मानना था कि फ्रेंच से लड़ना है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले उनका ये क्या था कि हमारे जो लोग हैं वियतनाम के जो स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन दिलवानी है जिससे कि वो उनको वहाँ से बाहर निकाल सके। तो इन्होंने एजुकेशन दिलवाने के लिए उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जापान भेजा पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्टूडेंट थे वियतनाम के वो रिस्टैब्लिश चाहते थे, मतलब जो नेगुइन डायनेस्टी पहले जो था फ्रांस से आने से पहले वहाँ नेगुइन डायनेस्टी ही चलती थी, ठीक है, और फ्रेंच को वहाँ से वियतनाम से बाहर निकालना चाहते थे। अब वियतनाम के स्टूडेंट ने क्या किया, टोक्यो में एक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी स्टार्ट करी थी, इस्टेब्लिश की थी, जो कैपिटल है जापान की। 1908 में क्या हुआ, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं जापान के उन्होंने इस सोसाइटी को क्लोज कर दिया। उनको ये डर था कि हम एक कंट्री को हेल्प कर रहे हैं दूसरी कंट्री से लड़ने के लिए, अगर कभी फ्रांस उन पे आकर रूल नहीं कर जाए तो इस चीज़ का उनको डर था। उन्होंने जो है वहाँ से जो फान चू त्रीन थे उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया, उनको चाइना भेज दिया और थाईलैंड जो है उनके फॉलोअर्स को भेज दिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो चाइना से इन्फ्लुएंस हुए वियतनाम पीपल। 1911 में क्या हुआ, चाइना में जो था मोनार्की सिस्टम था, तो उन लोगों ने क्या किया, मोनार्की को हटा के रिपब्लिक वहाँ पे लाए, डेमोक्रेसी लाए। तो इस वजह से वो इन्फ्लुएंस जो कि हाँ ये इन्होंने कितने अच्छे हैं, मतलब डेमोक्रेसी अपनी कंट्री में लेकर आए हैं, तो हम भी डेमोक्रेसी ला सकते हैं, मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर सकें, ठीक है। और उनको वो इन्फ्लुएंस है चाइना के डेवलपमेंट से कि चाइना का कितना अच्छा डेवलपमेंट है, इसी वजह से जो है वो लोग इंस्पिरेशन हुए और जो स्टूडेंट है उन्होंने एक एसोसिएशन स्टार्ट किया था, ठीक है। उनका ऑब्जेक्ट जो था वो अब यही नहीं रह गया था कि उन्हें मोनार्की सिस्टम उन्हें ख़त्म करना है, अब उनका ये था कि उन्हें प्रॉपर डेमोक्रेसी चाहिए अपनी वियतनाम में। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। यहाँ पे जो है वियतनाम के पीपल ने दो प्रॉब्लम फेस की थी, एक की थी 1930s में, एक की थी 1940s में। 1930s में क्या हुआ, एक ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया था, ये डिप्रेशन नहीं डिप्रेशन है, ठीक है, जहाँ पर रबर और जो राइस है के प्राइस थे वो बहुत ही ज़्यादा कम गिर गए थे, क्योंकि रबर जो राइस एक ही यही तरीका था वहाँ की इकोनॉमी को अच्छा बनाने का वियतनाम का, अब वो इसके जो प्राइस थे वो भी बहुत कम हो गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब 1940s में क्या हुआ, जापान जो है उन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया वियतनाम को, ठीक है। अब क्या करना है, वियतनाम जो है फाइट करनी है, जापान से भी फाइट करनी है उन्हें और फ्रांस से भी फाइट करनी है। पहले तो फ्रांस से ही वहाँ पे जिनसे उन्हें लड़ना था, अब जो यहाँ पे जापान भी आ गए वियतनाम को कैप्चर करने के लिए। अब देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जापान से फाइट की पहले, ठीक है। एक लीग इंडिपेंडेंस जो था वियतनाम का वो फॉर्म किया गया था, जिससे में जापान और वियतनाम के बीच में फ़ाइट हुई थी, जिसमें क्या हुआ, वियतनाम जीत गए। अब जो वियतनाम थे उन्होंने रीऑक्युपाइड कर लिया हानोई, जो कि फ्रांस के कंट्रोल में था। किस में करा था, 1945 में, जिसके हो ची मिन जो थे वहाँ के चेयरमैन बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फ्रांस से फाइट करी, किस तरीके से उन्होंने नेशन स्टेट बनवाया अपने वियतनाम को फ्रांस से। जो फ्रांस थे उनके एक रूल एम्पायर थे बाओ दई, जिनको उन्होंने अपना एक पपेट बना रखा था, सिर्फ वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते थे, सिर्फ वो फ्रेंच के कहने पे ही चलते थे, तो इसलिए उनके लिए यहाँ पे पपेट वर्ड यूज़ किया गया है। ये जो वॉर थी 8 ईयर्स तक चली थी, ठीक है, फ्रांस और जो उसके बीच में हुई थी वियतनाम के बीच में, ये पूरे 8 साल तक ये फाइट चली थी। बट लेकिन क्या हुआ, जब फाइनली जो फ्रांस थे वो हार गए 1984 में एट दाइन बीन फू में, ठीक है, ये जगह का नाम है। उसके बाद क्या हुआ, जब फ्रांस ने वो तो डिफीट हो ही गए थे, बट लेकिन उन्होंने क्या किया, वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ वियतनाम में एंड साउथ वियतनाम में, ठीक है। अब हो ची मिन जो थे वो नॉर्थ में कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, और जो बाओ दई थे वो साउथ में कंट्रोल कर रहे थे। अब देखते हैं बाओ दई को जो है हरा दिया किसने, नागोदीन ने। नागोदीन ने क्या किया, दोबारा से डिक्टोरियल गवर्नमेंट वहाँ पे ले आए, कहाँ पे, वियतनाम के अंदर, जो कि बाओ दई कौन थे, जो कि साउथ में रूल कर रहे थे। अब किसने हरा दिया उनको, नागोदीन ने, ठीक है। अब जो है उन्होंने जो थे नागोदीन जो है उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया कि हाँ यहाँ पे क्रिश्चियनिटी आना चाहिए। अब जो है फिर से वियतनाम को यहाँ पे गुस्सा आ गया कि उनकी कल्चर को फिर से दोबारा खतरे में है और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी दोबारा इम्पोज की जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, हो ची मिन जो थे, जो कि नॉर्थ में रूल कर रहे थे, उन्होंने एक NLF बनाया वियतनाम के पीपल के मिल के साथ, जिसमें जो है एक फाइट हुई थी रिपब्लिक के लिए। अब देखते हैं एंट्री की वॉर में किस तरीके से एंट्री हुई यूएस की 1965 to 75। पहले क्या हुआ,
वियतनाम ने फ्रांस को हराया, फिर जापान को हराया। अब यहाँ पे जो दूसरी कंट्री आ गई यूएस। अब इनको इससे भी लड़ना है वियतनाम को। 1965 में क्या हुआ, यूएस ने इंटरवेन किया वियतनाम में अपने हैवी वेपन्स के साथ, टैंक्स के साथ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। उन्होंने जो है केमिकल वेपन्स यूज़ करे थे, जैसे कि बॉम्ब, ऑरेंज एजेंट, नेपॉल्म। और वहाँ पर इसमें क्या हुआ, इन सब की वजह से, केमिकल वेपन्स की वजह से थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन जो थे वो मारे गए। अब ये नहीं था कि जो वियतनामीज ही मर रहे थे, यूएस के जो बहुत सारे आर्मी थी वो भी वहाँ पे मर रही थी। तो जो मैनी पीपल थे यूएस के, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस वॉर को, जो कि उन्होंने वियतनाम में स्टार्ट की थी। जो यूएस के पीपल थे उन्होंने कहा कि तुम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारिए, क्योंकि जो फ्रेंच की जो आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा उस वॉर में ख़त्म होती जा रही थी। जो यूएस गवर्नमेंट थी उन्होंने अंडरस्टिमेट किया था उस पावर की, किसकी, वियतनाम की पावर की। उन्होंने कहा तुम्हारे पे तो फ्रांस भी रूल कर रहा है, जापान भी रूल कर रहा है, तो उन्होंने सोचा तो हम भी चलते हैं यहाँ पर रूल करना है, ठीक है। उन्होंने उनकी पावर को अंडरस्टिमेट करा कि तुम क्या जीतोगे वॉर को। अब क्या हुआ, उसके बाद हो ची मिन ट्रेल स्टार्ट हुआ यूएस के आने के बाद। इसमें क्या था, हो ची मिन जो था एक लार्ज नेटवर्क था फुटपाथ और रोड का, जिसमें कि जो वुमेन्स और मैन जो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, और साथ में मटेरियल्स भी नॉर्थ टू साउथ में, मतलब एक पूरी वो बनाई गई थी, हो ची मिन ट्रेल बनाई गई थी ऐसे तरीके से, इसमें लोग जो है ट्रांसफ़र हो रहे थे नॉर्थ टू साउथ में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो ट्रेल थी यहाँ पर जो है यूएस जो थी, जहाँ पे ट्रेल स्टार्ट हो रही थी, इसी जगह पे कंटिन्यूसली बॉम्ब फेंके जा रहे थे, कौन, यूएस। तो ये जो इनके जो एफर्ट्स थे यूएस के, वो फेल्ड हो, क्योंकि जो है वियतनाम ने जल्दी ही रिबिल्ड, इसको क्विकली रिबिल्ड कर लिया, किसको, जगह को, हो ची मिन ट्रेल को, जो एक जगह का नाम है यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं द नेशन एंड इट्स हीरो। द नेशन एंड इट्स हीरो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वुमेन्स की बात हो रही है, कि वुमेन्स का क्या इन्वॉल्वमेंट था रोल में। अब हम देखते हैं कि यूएस में जो वॉर हुई थी, वुमेन ने, उन्होंने क्या किया था उस वॉर में, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जो वुमेन थी वियतनाम की, वो ट्रेडिशनली तो इक्वालिटी इंजॉय कर रही थी, उनके पास इक्वालिटी थी चाइना के कंपैरिजन में, बट लेकिन उनके पास लिमिटेड फ्रीडम थी, जिससे कि वो अपने फ्यूचर को डिटरमाइन कर सके, या फिर उनका कोई पब्लिक लाइफ में रोल प्ले कर सके। जैसे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट था, ये ग्रो करता जा रहा था, ठीक है। उसके साथ साथ जो स्टेटस था वुमेन का, वो भी ग्रो करता जा रहा था। इसके जो वॉर्स के बीच में जो थी, काफ़ी सारी वुमेन जो थी वो बाहर निकल कर आई थी, जो कि एज अ सोल्जर वो प्ले कर रही थी वॉर में। कुछ राइटर्स जो थे वो कि वुमेन को सेलिब्रेट कर रहे थे, उन वुमेन्स को जो कि अगेंस्ट थी, कुछ जो पुरानी बातें होती हैं, फिर ट्रेडिशनल सोशल होते हैं पुराने, उनके अगेंस्ट, ठीक है। उनके लिए जो मैन राइटर्स जो थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे उन वुमेन के लिए। बान बुई चाओ, ठीक है। बान बुई चाओ एक ये थे जिन्होंने एक प्ले लिखा था, जिसके बारे में, ट्रंक सिस्टर के बारे में उन्होंने लिखा था, कि उसमें दिखाया गया था कि वो किस तरीके से वो सिस्टर थी जो फाइटिंग कर रही थी चाइनीज़ रूल के अगेंस्ट, वियतनाम को बचाने के लिए, ठीक है। और जो इनकी जो पिक्चर थी वो काफ़ी सारी पेंटिंग, नॉवेल्स और प्लेस में दिखाई जाती है। जो वुमेन जो थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी लार्ज नंबर्स में वॉर में। फ्रांस और जो अमेरिका के बीच में वॉर हुई थी, फ्रांस और जो अमेरिका से वॉर हुई थी वियतनाम के साथ, उन वॉर में जो पार्टिसिपेट कर रही थी, उसमें उनको पोर्ट्रेट कर रहा था वुमेन्स को इस तरीके से कि कितनी यंग ब्रेव सोल्जर्स हैं, ठीक है, जो कि अपनी लाइफ को खतरे में डालकर वियतनाम के लोगों को बचा रही हैं। बट लेकिन जब वहाँ पे थोड़े टाइम बाद जब पीस इस्टेब्लिशमेंट हुआ वहाँ पे 1970s में वियतनाम में, जो वुमेन जो थी उसके बाद जो है अपना उनका कोई रोल नहीं रह गया था, वो एज अ वॉरियर दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ जो है वो वर्किंग, मतलब एग्रीकल्चर में काम करते हुए दिखाई दे रही थी, फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। अब वो एज अ फाइटर वो दिखाई नहीं दे रही थी। द वॉर एंडेड। अब जब वॉर एंडेड हुई तब वहाँ पे क्या हुआ, इस वॉर में क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ यंग सोल्जर्स थे यूएस के, वो मारे गए थे। और वियतनाम तो इतने ज़्यादा मारे गए थे कि उनको काउंट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये जो वॉर थी ये फर्स्ट टेलीविज़न वॉर बन गई थी, क्योंकि इस बैटल की जो डेली की न्यूज़ थी वो टेलीविज़न पे दिखाई जा रही थी। और फाइनली ये जो वॉर है वो एंड हो गई, यूएस के साथ एक पीस सेटलमेंट साइन हुआ था पेरिस में 1974 में। और जो एनएलएफ है, मैंने अब आपको बताया था, नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल पैलेस जो साइन किया था सैगन में 1975 में, और यूनिफाइड कराया था वियतनाम को। बेसिकली इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि किस तरीके से पहले वहाँ पे चाइना रूल करता था वियतनाम में, चाइना को डिफीट करने के बाद फ्रांस आए, फ्रांस के बाद जापान आए, फिर जापान और फ्रांस से एंड होने के बाद वो फिर यूएस आए।